हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या गद्य और पद्य दोनों की। काव्य सौंदर्य, भाव स्पष्ट करना और आशय स्पष्ट करना, ये 4 तरीके के प्रश्न जो आपके सिलेबस में आते हैं। व्याख्या लिखने का, काव्य सौंदर्य का, भाव स्पष्ट करने का और आशय स्पष्ट करने का, ये चारों क्वेश्चन आज हम उदाहरण के साथ करने वाले हैं। थोड़ा सा इनमें जो टेक्निकल अंतर है वो जानेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है वो जानेंगे और फिर इनका एक एक उदाहरण भी सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सप्रसंग व्याख्या का जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है और 6 नंबर के 2 प्रश्न आपके सिलेबस में है। एग्जाम में 2 व्याख्या आपकी आने वाली हैं, एक व्याख्या कविताओं में से और एक व्याख्या चैप्टर्स में से। इस तरीके से 12 नंबर का ये प्रश्न टोटल बनता है जो कि व्याख्या का है। चैप्टर्स में से जो आपका प्रश्न आएगा उसमें कोई विकल्प नहीं दिया होगा, वो तो आपको वही अटेम्प्ट करना है जो उसमें आएगा। हालांकि कविता में आपको चॉइस मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है एक पैरा नई कविता में से और एक पैरा पुरानी कविताओं में से आपको मिल जाएगा। तो व्याख्या के पर्पज़ से आप सारी नई कविताओं को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा आसान है और उनकी व्याख्या करना भी आसान है। पुरानी कविताओं की भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, किसी शब्द में आप अटक जाओगे तो हो सकता है कुछ गलत लिख दो। इसलिए अगर आपको व्याख्या करनी है तो सारी नई कविताएं थोरोली एक बार रीड कर लें, नज़रों में से निकाल लें कि कौन सी लाइन किस कविता की है, इनके मुख्य भाव क्या हैं, राइटर का नाम, छंद अलंकार वगैरह जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए। तो व्याख्या टोटल आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर का 2 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो 6 नंबर हैं एक प्रश्न के कैसे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग 2 नंबर का होता है और प्रसंग में हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें कवि का नाम, कविता का नाम, अगर चैप्टर में से है तो लेखक का नाम और पाठ का नाम, कविता का मुख्य बिंदु, जिस टॉपिक को लेकर के वो कविता लिखी गई है, जिस केंद्रीय भाव को मन में रख करके वो कविता लिखी गई है, वो मुख्य बिंदु लिखना है। और थोड़ी सी वो कहानी लिखनी है जो कविता को समझने में मदद करे। मान लो भरत राम का प्रेम वाली कविता है, उसकी शुरू की 2 लाइनें ही अगर मान लो दे दी जाएँ, तो हमें थोड़ा-सा तो बताना पड़ेगा कि सभा क्यों जुड़ी है, कौन-कौन इस सभा में भाग ले रहे हैं, सभा कहाँ पर है और इस सभा के पीछे कारण क्या है। तो थोड़ा-सा हमें प्रसंग बताना पड़ता है, उसको हम प्रसंग कहते हैं। यानी कविता को पढ़ने से पहले, कविता को समझने से पहले जो 2-4 बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, वो बातें प्रसंग कहलाती हैं। उसके बाद व्याख्या जो है, टोटल 3 नंबर के लिए हमारी व्याख्या होती है। व्याख्या में हमें क्या करना है, जो पंक्तियाँ दे रखी हैं पहले उनका सरल अनुवाद करना है। जो 2 लाइनें 4 लाइनें हमें दे रखी हैं, पहले उनका लाइन टू लाइन हमें सरल अनुवाद करना है। उसके बाद फिर आपने जो उसका मतलब निकाला है वो लिख देना है। यानी इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहले पार्ट में हम लाइनों का सरल अनुवाद लिखते जाएं सीक्वेंस में, पहली लाइन का अनुवाद लिख दिया, दूसरी लाइन का लिख दिया, इस तरीके से कहानी बना करके सीक्वेंस में पहले सरल अनुवाद लिख दें, फिर उससे हमें जो समझ में आया, हमने जो उससे मतलब निकाला, जो भाव निकाला, वो हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से व्याख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड ना हो पाए तो जो लाइनें दे रखी हैं उनका आप सरल अनुवाद करते जाएं, जो आपको समझ आता जा रहा है उन लाइनों से वो आप लिखते जाएं। यानी बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो 4 लाइनें आपको दी होंगी, 4 लाइनों की आपको 12-13 लाइनें बना करके लिख देनी है अपनी भाषा में। उसके बाद बच जाता है 1 अंक। 1 अंक जो है विशेष के लिए होता है और इस विशेष में हम भाषा लिखते हैं, अलंकार, शब्द और रस, ये वाली सारी चीज़ें लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारी व्याख्या जो है मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। 3 हेडिंग डाल करके हम व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग होगा, व्याख्या और विशेष, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड होती है व्याख्या। बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य का एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। कविताओं के 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं लिखने आपके सिलेबस में। तो टोटल 3 प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें से 2 करने होते हैं। अगर आपने कविताओं के सारे प्रश्न अच्छे से कर रखे हैं तो ये हो सकता है कि काव्य सौंदर्य वाला आप स्किप कर दें। हो सकता है एक ही प्रश्न हो और वो आप स्किप कर सकें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 2 प्रश्न पूछ लिए काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य करके, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लिखना होता है। 2 नंबर का कुल प्रश्न है, 2 लाइनें आपको दे दी जाएँगी, 2 से ज़्यादा बड़ा पैरा आपको नहीं मिलेगा। काव्य सौंदर्य जो है स्पेशल उन्हीं लाइनों का हमें लिखना होता है जिसमें कोई अलंकार, जिसमें कोई मेन बात छुपी हुई होती है, तो वो वाली लाइनें ही अक्सर काव्य सौंदर्य की डिमांड करती हैं। कविताओं की लाइनों का मुख्य भाव सरल अर्थों में लिख देना है हमें सबसे पहले। जो 2 लाइनें हमें दे रखी हैं, उसका क्या मतलब निकलता है, उससे हमें क्या
पता चलता है, कवि उससे क्या कहना चाहता है, क्या प्रेरणा देना चाहता है, कोई शिक्षा देना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है, वो वाली बातें सरल अर्थों में हमें भाव के रूप में लिख देनी है। उसके बाद भाषा हमें डिस्कस करनी है कि किस तरीके की भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है और कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद 2 तरीके के प्रश्न आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में और आते हैं। भाव स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। जब इस तरीके के हों जिनमें सौंदर्य शब्द ना लगाया गया हो, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य ना लगाया गया हो, तो उसका हमें सिंपली सरल भाषा में अनुवाद करके लिख देना होता है। उससे जो हमें अर्थ समझ में आया उसको भाव के रूप में लिख देना होता है, यानी उसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में उन लाइनों को बना करके लिख देना होता है जब हमारा प्रश्न है भाव स्पष्ट करना और आशय स्पष्ट करना। जबकि व्याख्या और काव्य सौंदर्य का अलग फॉर्मेट है जो अभी हमने डिस्कस किया। मैंने आपके लिए 2-3 उदाहरण छांट करके रखे हैं। ये उदाहरण जब हम देखेंगे, थोड़ा सा इनकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, सरल पंक्तियां मैंने उठाई हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया, विवाह राग भर रहा नगर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। ये वाली लाइनें बड़ी आसान सी मैंने उठाई हैं सरोज स्मृति की। चलिए देखते हैं अगर इस तरीके की लाइनें आती हैं तो उनकी व्याख्या हमें कैसे करनी है। उत्तर देखते हैं। पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी प्रसंग। 3 अलग अलग हेडिंग को हमें बोल्ड में लिख देना है और उनको अंडरलाइन कर देना है। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से ली गई है। जैसा मैंने बताया था, कवि का नाम और कविता का नाम हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमें बताना है कि कविता का मुख्य बिंदु क्या है। तो यह कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के अवसर पर उसको याद करके लिखी थी। इस कविता को लिखने का पर्पस हमने बता दिया कि कवि ने ये कविता क्यों लिखी थी, और इन पंक्तियों में सरोज के विवाह के अवसर का वर्णन किया गया है। जो ये पंक्तियां जिनकी हम व्याख्या करेंगे, ये किस समय की है? ये सरोज के विवाह के समय की हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पूरी कविता है वो एक पार्ट है लंबी सी कविता का। तो पहले हमने ये बता दिया कि जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तब उसको याद करके निराला इस कविता को लिखता है, और उसके बाद जो है इन पंक्तियों में जो कि हमें व्याख्या के लिए दी गई हैं, इनमें उनके विवाह के अवसर का वर्णन है। इतनी जानकारी हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम इन लाइनों का अनुवाद करेंगे, वो किसी अगले बंदे को समझ में आएगा। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि विवाह बहुत ही सादगी से हो गया। उस विवाह में कोई रिश्तेदार या मित्र उपस्थित नहीं थे। एक तो निराला के बहुत अधिक रिश्तेदार थे ही नहीं, और जो थे उन्हें भी आमंत्रण नहीं भेजा गया। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत भी घर में नहीं गाए गए थे। केवल विवाह के घर में मौन रूपी संगीत फैला हुआ था। ये बिल्कुल लाइनों का सरल अनुवाद है। इसमें एक भी लाइन हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है। पहले हमने सिंपल सरल अनुवाद लिख दिया है। उसके बाद जो इसमें हम कहना चाहते हैं, जो हमें समझ में आया है, जो भाव निकल रहा है, उस भाव को हम लिख देंगे। भावार्थ ये है कि कवि ने सरोज का विवाह बहुत सादगी से किया, जिसमें ना तो कोई गीत संगीत था और ना ही बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। ये 2 बातें निकल करके आती हैं कि बहुत सारे लोग भी नहीं थे और बहुत सादगी से विवाह संपन्न हुआ था। तो इन्हीं दोनों बातों को हमने जो है अपनी भाषा में लिख दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, विशेष हमें लिखना है। तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत वाले शब्द, एज इट इज, जो संस्कृत में भी ऐसे ही हैं, हिंदी में भी ऐसे ही हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। 2 तरीके के शब्द आप याद कर सकते हैं, तत्सम और तद्भव। संस्कृत वाले हैं तो तत्सम लिख दीजिए, संस्कृत से अलग हैं हिंदी वाले हैं तो उनको तद्भव लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। प्रिय मौन में मानवीकरण अलंकार है। सारी कविता में करुण रस है। तो ये वाली जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसकी भाषा में समझ में आई, जो ग्रामर समझ में आई, वो हमने विशेष में लिख दिया। दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरा पैरा मैंने आप लोगों के लिए लिया है पुरानी कविताओं में से। मैं जानू निजनाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। ये वाली 2 लाइनें हमने उठाई हैं। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं कि अगर इस तरीके की पुरानी कविताएं आती हैं तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पैटर्न सेम है, थोड़ा सा भाषा का अंतर होता है। प्रसंग सबसे पहले हमें लिखना है। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम नामक कविता से ली गई हैं। अगर आपको याद है कि ये रामचरितमानस नामक पुस्तक से ली गई हैं तो वो आप उसको भी इसी लाइन में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मुख्य भाव देखते हैं कि क्या है। इन पंक्तियों में भरत राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं और भरत अपनी बात औपचारिक तरीके से शुरू करते हैं, अपने और राम के संबंधों के बारे में बताते हैं। ये जो पूरी कविता है, पूरी कविता का केंद्रीय भाव क्या है कि भरत और राम को मनाने चित्रकूट पर्वत पर आए हुए हैं और तीनों पैरा में क्योंकि भरत ही बोलते हैं तो वो अपनी बात राम के सामने रखते हैं। ये वाली जो लाइनें हैं इनमें औपचारिक रूप से जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो राम की विशेषताओं से बोलना शुरू करते हैं, थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, थोड़ी सी राम की विशेषताएं बता करके कि राम तो इतने अच्छे हैं, बाकी सभी लोग बहुत बेकार हैं, उनसे गलतियां होती हैं। इस तरीके से इन्होंने भूमिका बनानी शुरू की है। आंसर देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या हम कैसे लिख सकते हैं इसकी। इन पंक्तियों में भरत कहते हैं कि मैं अपने नाथ श्री राम का स्वभाव अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि वो तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। राम अपराधी को भी अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। मेरे ऊपर तो उनका विशेष प्रेम है। मैंने बचपन में खेलते समय भी कभी भी राम को क्रोध में नहीं देखा। तो ये सरल अनुवाद हो गया उन दो लाइनों का। अब उन दो लाइनों से हमें क्या समझ में आया, तो वो भाव के रूप में हम लिख सकते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि राम बहुत दयालु स्वभाव के हैं और अपने भाई भरत से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ये हमने भाव लिख दिया। राम की विशेषताएं बताएं तो राम दयालु स्वभाव के हैं और भरत के ऊपर उनका विशेष प्रेम था, तो भाई भरत से बहुत प्रेम करते हैं। ये हमें समझ में आया तो इसको हमने अपनी भाषा में लिख दिया। विशेष देख लेते हैं। अवधि भाषा का प्रयोग है, दोनों भाइयों के बीच में प्रेम का वर्णन हुआ है। चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जो मुख्य बातें, कुछ बातें हमें समझ में आई है, उन चीज़ों को हम विशेष में लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इस काव्य सौंदर्य की जगह शिल्प सौंदर्य भी अगर लिखा आएगा तो भी आपको काव्य सौंदर्य की तरह से ही उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों का प्रश्न जो है एक तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। ये छोटा सा पैरा मैंने लिया है। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो ये हमने पंक्तियां ली हैं। चलिए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है कि यदि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे अपने रास्ते के सारे पत्थर, चट्टाने और झूठे बंधन तोड़ने पड़ेंगे। जैसे मिट्टी में हर प्रकार के बीज को पैदा करने की क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य मूल रूप से सृजनात्मक है। बस हमें अपने मन में जो निराशा है उसको दूर करना पड़ेगा, तभी हम अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे। इसमें हमें विशेष क्या लिखना है? सरल भाषा का प्रयोग है, ओज गुण का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ओज गुण, जहाँ चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए वहां हम ओज गुण लिख सकते हैं। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी एक हमने देखा काव्य सौंदर्य का, अगला प्रश्न है ये भाव स्पष्ट करने का। यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुतेही मार्ग हुई परों, कंत धरे जहां पाऊं। एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बहुत सारे अवधि वाले शब्द हैं जो ढंग से लिखे नहीं जाते। इसका आंसर देखते हैं कि अगर केवल भाव स्पष्ट करना है तो हमें क्या लिखना है। केवल भाव स्पष्ट करना है तो सरल अनुवाद और जो हमें समझ में आया वो चीज़ें लिख देनी है। ग्रामेटिकल विशेषताएं हमें नहीं लिखनी है। इन पंक्तियों में रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रानी नागमती अपने पति की राह देखकर थक चुकी है। अब उसके पास एकमात्र उपाय यह है कि वह अपने शरीर को जला डाले और उसकी राख बनाकर उड़ा दे और उस राख को पवन जो है उस रास्ते में डाल दे जहां से उसके पति गुजरने वाले हैं। तो ये हमने सीधा भावार्थ लिख दिया है, इसमें कोई भी हमने ग्रामेटिकल वाली चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं। तो हमें केवल भाव लिख देना है, भाव स्पष्ट करने में और आशय स्पष्ट करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या ही मैंने उठाई है, लेकिन चैप्टर में से उठाई है। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। ये वाला पैरा हमने उठाया है, पहला ही चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट पैरा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा प्रसंग। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित संस्मरण प्रेमघन की छाया स्मृति से ली गई हैं। संस्मरण आपको ध्यान ना रहे तो लिख सकते हैं पाठ। रचित पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति से ली गई हैं। इन पंक्तियों में लेखक प्रेमघन के बारे में बताता है। ये उसका सेंटर पॉइंट है पूरे चैप्टर का। प्रेमघन को याद करके, उनकी
स्मृति में वो चैप्टर लिखा गया है। तो इन पंक्तियों में लेखक प्रेमघन के बारे में बताता है और रामचंद्र के मन में प्रेमघन की क्या छवि थी उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। चैप्टर का मुख्य भाव क्या है और इन पंक्तियों का मुख्य भाव क्या है। व्याख्या देखते हैं। लेखक रामचंद्र शुक्ल और प्रेमघन एक ही शहर यानी मिर्जापुर में रहते थे। लेखक हिंदी भाषा के प्रति रुचि रखते थे, इसलिए प्रेमघन से उनका परिचय होना स्वाभाविक था। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में रुचि थी और प्रेमघन भी उसी शहर में रहते थे, तो दोनों का परिचय होना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रेमघन हिंदी साहित्य के और भारतेंदु मंडल के बड़े कवि थे। अब तक रामचंद्र शुक्ल ने भी लेखन कार्य शुरू कर दिया था, यानी रामचंद्र शुक्ल भी लिखना शुरू कर चुके थे, लेखक बन गए थे और प्रेमघन भी उन्हें लेखक के रूप में पहचानने लगे थे। लेकिन लेखक के सामने प्रेमघन अभी भी पुराने और बड़े कवि थे। लेखक के मन में उनके प्रति प्रेम और कौतूहल का मिश्रण रहता था। बहुत सरल शब्दों में हमने जो जैसे कविता में हमने भाव अलग करके लिखा था कि पूरे पैरा में से ये भाव निकलता है, उसको हमने अलग नहीं किया, उसको हमने अभी यहीं बीच बीच में लिख दिया है। तो इस तरीके से मान लो 4 लाइनें आती हैं, तो 4 लाइनों की आपको 12 लाइनें बना देनी है अपनी भाषा में। जो वाक्य हैं, गद्य के वाक्य हैं और गद्य की व्याख्या में हमें क्या करना है, उन वाक्यों को उलट-पलट कर अपनी भाषा में लिख देना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने क्वेश्चन पेपर एज़ इट इज़ उतारा हुआ है। चलिए इसका विशेष देख लेते हैं कि इसमें क्या विशेष हम लिख सकते हैं। गद्य में बहुत ज़्यादा अलंकार हम नहीं ढूँढ पाते। सरल हिंदी भाषा का प्रयोग है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। सरल हिंदी भाषा और आम बोलचाल की भाषा एक ही विचार के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों पॉइंट हमने अलग-अलग बना करके लिख दिए। विशेष में भी 2-3 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। शब्दों का इसमें हम जिक्र कर सकते हैं किस तरीके के शब्द हैं। तो आम बोलचाल की भाषा, सरल हिंदी भाषा, वर्णनात्मक शैली, ये कई चैप्टर हैं जो आपके वर्णनात्मक शैली के हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं, कुटज और ये वाला चैप्टर, ये सारे वर्णनात्मक शैली के चैप्टर हैं। आज की वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन, 2-3 तरीके के प्रश्न हल करके देखे हैं, व्याख्या के, काव्य सौंदर्य के और भाव स्पष्ट करने संबंधी। दोनों तरीके के गद्य और पद्य की व्याख्या किस तरीके से करनी है मैंने आपको बता दी। मार्क्स का डिवीज़न मैंने आपको बता दिया, कितने नंबर का कौन सा पार्ट है। पार्ट मैंने आपको बता दिया कि व्याख्या को हमें 3 पार्ट में लिखना होता है। हर पार्ट के बीच में आप 1 लाइन छोड़ेंगे, ताकि तीनों पार्ट एक दूसरे से अलग दिखाई दें और अलग से पहचाने जाएँ, और हर पार्ट की जब हम हेडिंग डालेंगे तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले यहाँ से ये व्याख्या है और यहाँ से काव्य सौंदर्य इसका शुरू हो गया और यहाँ इसका प्रसंग था वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से तीनों पैरा को हम अलग अलग लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। तो ये थी व्याख्या। आई होप आपको समझ आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।